कल जो अपने चर्चा की थी ना, पहले एक बार उसको रिकॉल करेंगे अपने ना। टॉपिक अपना जो चल रहा था वो था 1857 की क्रांति। ठीक है। एक क्वेश्चन है थोड़ा सा भाई, आप लोगों ने कल इस टॉपिक को जाके जो है वो घर पे पढ़ा था क्या? मैंने आपको जाते टाइम एक बात बोली थी भी घर पे जाके आप इस टॉपिक को एक बार देखना, ईमानदारी से बताना, पढ़ के आए थे क्या? पढ़ा था। ठीक है, ये चीज जरूरी है। देखो, टीचर से आप लोग जितना नहीं सीखोगे ना, उतना तो एक जो है वो घर पे जाके आप फ्लैश रीडिंग दोगे ना, उससे ज्यादा समझ में आएगी कहानी। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी आसपास में आप लोग जो माहौल अपना क्रिएट करोगे रेगुलर क्लास में आके, उससे आप लोग ज्यादा सीखोगे। टीचर ने करवा दिया, आपने सामने बैठ के पढ़ लिया, बाद में जो है वो उसको अपने रिकॉल नहीं कर पाए, या घर पे जाके हमने खुद ने नहीं पढ़ाना, तो फिर वो चीजें जो है वो लास्ट में दिक्कत देगी अपने को। ठीक है, बढ़िया तरीके से अपने एकदम जो है वो सोबर तरीके से करेंगे इसको। थोड़ा सा मेरे को आप बताओ भी 1857 की क्रांति से पहले हमने कुछ विद्रोह पढ़े थे, जो कि आप कह सकते हो भी सैनिकों के द्वारा विद्रोह किए गए थे। उससे भी पहले हमने एक और लाइन पढ़ी थी भी, भारतीय इतिहास में राजाओं ने भी अंग्रेजों को जो है वो भारत से बाहर भगवाने के लिए दो प्रमुख युद्ध लड़े थे, जिनमें दोनों लड़ाइयां जो थी वो बंगाल के संदर्भ में जो है लड़ी गई थी, जिसमें अपने एक युद्ध पड़ा था प्लासी का युद्ध और एक पड़ा था बक्सर का युद्ध। सबसे पहले तो अगर अपनी बात करें तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। तारीख कितनी थी बताना एक बार? 22 जून या 23 जून 1757। किनके मध्य लड़ा गया था? लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला। फिर अपने एक युद्ध पड़ा था 1764 के अंदर, बक्सर का युद्ध, और बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764। तीन शक्तियां थी जिनके सामने, एक अंग्रेज था हेक्टर मुनरो, तीन शक्तियां, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, और दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। और अगर अपनी बात करें बंगाल की, तो बंगाल से था मीर कासिम। इसमें हार किसकी हुई थी? भारतीय राजाओं की, और जीत हुई थी हेक्टर मुनरो। फिर अपने नेक्स्ट बात की थी भी कुछ जो है वो सैनिक विद्रोह 1857 से पहले भी हुए थे, जिनमें हमने 1806 के अंदर बढ़ा था। कौन सा विद्रोह है? वेलूर मठ का विद्रोह है। कौन सा विद्रोह है? वेलूर मठ का विद्रोह है। फिर अपने आगे और चर्चा की थी 1824 के अंदर बैरकपुर छावनी का विद्रोह है। सैनिक मना करते हैं 47वीं टुकड़ी के भी, हम समुद्र पार युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे। फिर नेक्स्ट अपने 1825 के अंदर असम के तोपखाने का भी विद्रोह है पड़ा था। दोबारा से बताना, 1806 में वेलूर मठ, 1824 के अंदर बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने मना किया, और 1825 के अंदर असम के तोपखाने का विद्रोह है। फिर नेक्स्ट अपने जो बात की थी वो ये थी 1842 के अंदर बर्मा के अंदर यानी कि म्यांमार के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो यानी कि युद्ध हुआ, और इस युद्ध के अंदर जब भारतीय सैनिकों को भेजा गया तो उन्होंने बर्मा युद्ध पर जाने से मना कर दिया। एक टुकड़ी सिंध अभियान पर जाने से भी मना करती है। फिर 1844 के अंदर अपने पढ़ा था भी दो टुकड़ियां, एक 34वीं और एक 64वीं, दोनों टुकड़ियों ने जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया। फिर अपने नेक्स्ट जो पढ़ी थी बात वो 1849 और 1850 गोविंदगढ़ रेजिमेंट का विद्रोह है। दोबारा से बताना, कौन सी रेजिमेंट? गोविंदगढ़ रेजिमेंट का विद्रोह है, और ये कहां पर है? वर्तमान में पंजाब। दोबारा देखो, प्लासी, बक्सर, फिर अपने 1806 में वेलूर मठ का विद्रोह है, 1824 में बैरकपुर छावनी का विद्रोह है, 1825 में असम के तोपखाने का विद्रोह है, 1842 में बर्मा युद्ध में जाने से मना करना, 1844 के अंदर 34वीं और 64वीं टुकड़ी का विद्रोह है, 1849-50 के अंदर गोविंदगढ़ रेजिमेंट का विद्रोह है। फिर अपने क्रांति के बारे में कुछ जनरल बातें पढ़ी थी, जिसमें एक बार रिकॉल करोगे मेरे साथ साथ में। नेता कौन था मुख्य? बहादुर शाह द्वितीय। भारत के शासक कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। अंग्रेजों के गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामसन, और पामसन का दूसरा नाम है हेनरी जॉन टेम्पल। हेनरी जॉन टेम्पल। प्रतीक था कमल का फूल और रोटी। नारा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था हेनरी कैंपवेल। हेनरी कैंपवेल। और यहां से अगर अपने से पूछे भी बताइए अंग्रेजों का जो मुख्य सेनापति था वो कौन था? जॉर्ज एलिसन। जॉर्ज एलिसन। ये कुछ बातें कल अपने चर्चा करके गए। फिर इसके बाद में क्रांति के बारे में सबसे पहली जो बात पढ़ी वो इसके स्वरूप को लेकर के पढ़ी। कई सारे जो स्वरूप है इसके सामने आए, जिनमें अपने कुछ बातें की थी। जैसे कि अगर अपने से पूछे भी जॉन सीले क्या कहते हैं, तो जॉन सीले ने क्या बताया?
सैनिक विद्रोह है। बोलोगे साथ साथ में, जॉन सीले ने क्या बताया? सैनिक विद्रोह है। आरसी मजूमदार ने किताब लिखी थी द स्कॉपी म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। किसने लिखी थी? आरसी मजूमदार। ना तो पहला, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। फिर अपने एसएन सेन की किताब पढ़ी 1857 की क्रांति। फिर वीडी सावरकर ने किताब लिखी थी कौन सी? द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर 1908 और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। फिर अशोक मेहता ने किताब लिखी थी द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन। और ग्रेट रिबेलियन के अंदर अशोक मेहता इसे एक महान विद्रोह बताते हैं। क्या बताते हैं? महान विद्रोह है। फिर इसके बाद में अपने आगे और चर्चा की थी कुछ व्यक्तियों की जिनमें अपने बात करते हैं आगे। तो नाम आया था यहां पर जो है जैसे जॉन सीले, आरसी मजूमदार, एसएन सेन, वीडी सावरकर। एक नाम पड़ा था E.R. रीज। भी ईसाइयों और कट्टरपंथियों के मध्य संघर्ष हुआ। एक अपने नाम और भी पड़ा था T.R. होम्स कहते हैं सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष हुआ था। और एक नेक्स्ट अपने जो महत्वपूर्ण नाम पड़ा था वो पड़ा था डिजरायली, जिन्होंने इसको राष्ट्रीय संज्ञा दी। भी ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये संज्ञा किसने दी थी? डिजरायली। दोबारा से रिपीट करिए, भी एक राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा? डिजरायली ने। T.R. होम्स सभ्यता और बर्बरता, E.R. रीज ईसाई और कट्टरपंथी। अशोक मेहता किताब का नाम द ग्रेट रिबेलियन, महान विद्रोह है। सावरकर द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। एसएन सेन 1857 की क्रांति। आरसी मजूमदार ने तो पहला, न राष्ट्रीय और नई स्वतंत्रता संग्राम। किताब का नाम द स्कॉपी म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। जॉन सीले क्या कहते हैं? एक क्या था? सैनिक विद्रोह है। क्या था? सैनिक विद्रोह है। कुल मिला के ये बातें अपने पढ़ी। फिर इसके बाद में दूसरा जो अपने जो चरण देखा था वो इसके जो है वो यानी कि स्वरूप के बाद में दूसरा जो है वो अपनी चर्चा की थी किसकी? भी ये क्रांति जो है वो किन कारणों से भारत में हुई। ठीक है, इसके कारण जो है वो अपने पढ़े थे। और कारण के अंदर भी अपने जो है वो यानी कि पहली बात जो पढ़ी थी कारण के अंदर, वो कौन सा कारण पढ़ा था हमने? राजनीतिक कारण। यहां से शुरू की थी बात को आगे। ठीक है, भी कारण के अंदर जो है वो पहला कारण कौन सा इसका मुख्य है? राजनीतिक कारण। ठीक है, और राजनीतिक कारण के अंदर अपने जो है वो एक मुख्य बात पढ़ी थी भी जो लॉर्ड वेलेजली है। कौन है? लॉर्ड वेलेजली एक संधि लेकर आया था और इसे कहा जाता है सहायक संधि। सहायक संधि क्या है, इसकी जो बात है वो कल हमने कर ली थी। भी सहायक संधि के माध्यम से किस प्रकार से भारतीय राजाओं को जो है अंग्रेजों ने अपने जो है वो यानी कि हाथों की कठपुतलियां बनाई थी। अब बात ये आती है भी सहायक संधियां करने वाली रियासतें कौन कौन सी थी? तो याद रखेंगे अपने कुछ रियासतें मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर जिनसे क्वेश्चन पूछा आता है। भी भारत की पहली रियासत जिसने सहायक संधि की थी वो कौन सी थी? हैदराबाद के निजाम प्रथम ने जो है वो सहायक संधि भारत में सबसे पहले की थी। और ये संधि कब हुई थी? 1798। कब हुई थी? बोलो 1798। फिर अपने आगे और चर्चा करते हैं तो जो मैसूर का राजा है जिसका नाम है कृष्ण राय। क्या नाम है? कृष्ण राय। और कृष्ण राय ने यह संधि कब की थी? 1799। जबकि तंजौर के शासक की अगर अपनी बात करें तो जिसका नाम है सआदत अली खां। क्या नाम है? सआदत अली खां। याद रखना, इसका नाम भी पेपर में पूछा जाता है, सआदत अली खां। ठीक है, और इसी के लिए एक नाम और आता है सरफरोजी। क्या नाम है? सरफरोजी द्वितीय। फिर अगर अपनी बात करते हैं आगे और तो याद रखना है अपने को भी जो 1802 है, 1802 के अंदर बाजीराव द्वितीय ने, किसने? बाजीराव द्वितीय ने, एक मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय जिसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। भी अंग्रेजों ने इसको अपने पद से ही हटा दिया था। तो ये जो संधियां हुई थी जिनमें दोबारा से रिकॉल करते हैं, हैदराबाद के निजाम ने कब की थी? 1798। भारत में पहली बार संधि करने वाली रियासत भी कौन सी थी? हैदराबाद। मैसूर का शासक कौन था? कृष्ण राय। कब की बात? 1799। तंजौर का शासक सादत अली खां या सरफरोजी द्वितीय। संधि कब हुई? 1799। और बाजीराव द्वितीय ने संधि कब की थी? 1802।
और भी कई शासक थे, लेकिन महत्वपूर्ण आप लोगों को ये 3-4 जो है नाम अपने को याद रखने हैं। जब अपने राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे तो वहां पर भी चर्चा की जाएगी भी सबसे पहले आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत संधि किसने की, राजस्थान में सबसे पहले सहायक संधि अपनाने वाली रियासत कौन सी थी, ऐसे क्वेश्चन, लेकिन वो राजस्थान के इतिहास में। अब आप आगे सुनो। अब क्या है कि इसके बाद में एक जो है वो याद रखना है आपको भी, एक प्रथा आई थी जिसका नाम है गोद निषेध प्रथा। क्या नाम है, गोद निषेध प्रथा। और इस प्रथा को कौन लेकर आया था, डलहौजी। गोद निषेध प्रथा को कौन लेकर आया था, डलहौजी। याद रखना आप लोग, ये जो गोद निषेध प्रथा जारी की गई थी भारत के अंदर, इसको लेकर आने वाला जो व्यक्ति था, इसका जो प्रारूप तैयार करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। अब बात ये आती है भी इस गोद निषेध प्रथा को कई बार पेपर में अन्य नामों से लिखा जाता है। गोद निषेध प्रथा का सभी का बेसिक क्लियर है भी, राजा जो थे अगर उनकी निसंतान मृत्यु होती है तो उनकी रानी को पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि पहले क्या था कि कोई भी राजा जिसकी निसंतान मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो रानी है वो अपना जो वंश है वो पुत्र गोद लेकर चलाती थी, और दत्तक जो पुत्र होता था उसको आगे राजा बना करके जो है वो साम्राज्य चला लिया जाता था। लेकिन क्या किया गया, डलहौजी ने प्रारूप बनाया भी अगर कोई भी राजा जिसकी निसंतान मृत्यु हो गई तो उसकी जो रियासत है उसके ऊपर सीधा ब्रिटिश जो है रियासत का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, उसको पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश रेजिडेंसी के अंतर्गत जो शामिल कर लिया जाएगा। और ये जो प्रथा थी वो लेकर आने वाला व्यक्ति कौन था, तो कौन था, लॉर्ड डलहौजी। अब क्या है कि इसके 2-3 अन्य नाम हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, इसी को कहा जाता है हड़प की नीति, क्योंकि एक प्रकार से रियासतों को हड़पने के लिए ये नीति बनाई गई थी भी ज्यादा से ज्यादा रियासतों को जो है वो ब्रिटिश प्रांत में मिलाया जाए, तो इसको हड़प की नीति कहा जाता है। और एक इसके लिए विचित्र सा नाम आता है वेपनगत की नीति। ये जो नाम है ना पेपर के अंदर, ये बहुत बार जो है अपने से आता हुआ क्वेश्चन गलत करवा देता है, क्योंकि जब शब्दावली का नॉलेज अपने को बनता नहीं है वहां पर भी ये वेपनगत की नीति है क्या, ये वेपनगत की नीति और कोई नहीं है, इसी नीति का एक अन्य नाम है। नाम क्या है, वेपनगत की नीति। लेकिन कई बार क्या है कि इसके लिए एक और शब्द लिखता है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या नाम है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये भी गोद निषेध प्रथा का ही एक अन्य नाम आता है। दोबारा से बताइए नाम कितने इसके अलग अलग, गोद निषेध प्रथा, अन्य नाम कौन कौन से, हड़प की नीति, एक नाम वेपनगत की नीति, और इसको इंग्लिश में क्या लिखता है, क्या नाम है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब बात ये आती है भी वेलेजली के तहत अपने बात कर ली भी सहायक संधियों के अंतर्गत ये रियासतें सहायक संधि करके गई थी भारत में पहले। अब इस नीति के तहत हड़पी गई रियासतें कौन कौन सी हैं, तो याद रखना आप लोग भी सबसे पहले इस नीति के तहत हड़पी गई रियासत कौन सी थी, सतारा। कौन सी थी बोलो, सतारा। और सतारा रियासत को इस नीति के तहत कब हड़पा गया था, 1848। आगे अपनी बात करेंगे भाई। अब ये जो क्रांति है, इस क्रांति की योजना बनाने के लिए एक व्यक्ति का नाम आता है रंगोजी बापू। नाम सुना होगा आपने, क्या नाम है, रंगोजी बापू। और ये रंगोजी बापू जो है ये सतारा से ही हटाए गए थे। ये सतारा के शासक बनने वाले थे, लेकिन दत्तक होने के कारण इनको इसके पद से हटा दिया गया। तो कई बार क्वेश्चन आता है भी सतारा से हटाए गए शासक का नाम क्या है, तो रंगोजी बापू। और सबसे पहले इस नीति की चपेट में आने वाली रियासत भी कौन सी रही थी, सतारा। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपने नाम सुना होगा जेतपुर का, किसका, जेतपुर। जेतपुर के अलावा अगर अपनी बात करते हैं तो एक रियासत है कौन सी, संबलपुर। और ये दोनों ही रियासतें जो है वो हड़पी गई थी कब, 1849 में। कब हड़पी गई थी, 1849। फिर अगर अपनी बात करते हैं तो आपने झांसी की रानी का भी नाम सुना होगा, लक्ष्मीबाई। और ये जो है लक्ष्मीबाई, जिसके बारे में अपने आगे विद्रोह के अंतर्गत पढ़ेंगे, भी अपने पुत्र दामोदर राव को जो है वो शासक बनाना चाहती थी। इनके पति की मृत्यु 1853 में गंगाधर राव की हो गई थी। बाद में इन्होंने एक पुत्र को दत्तक लिया, गोद लिया, दामोदर राव, और उसको शासक बनाना चाहा, लेकिन इस नीति के तहत वो शासक नहीं बना पाई। तो झांसी को भी इस नीति के तहत हड़प लिया गया। और झांसी इंपॉर्टेंट है, झांसी को कब हड़पा गया था, 1853 में। फिर अपनी बात करते हैं तो एक रियासत आती है नागपुर। कौन सी, नागपुर। नागपुर को इस नीति के तहत कब हड़पा गया था, 1854। और एक रियासत अपने जो है वो नाम आता है उदयपुर। उदयपुर रियासत को इस नीति के तहत हड़पा गया था 1852 के अंदर। लेकिन याद रखना इस समय ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत उदयपुर किस में आता था, मध्य प्रदेश, राजस्थान का भाग नहीं था। ये किस में आता था, क्षेत्र सारा का सारा मध्य प्रदेश।
दोबारा से बता दीजिए। राजनीतिक कारणों में अपने जो है यानी कि सबसे पहले चर्चा की लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। बोलोगे सारे साथ में याद हो जाएगा। हैदराबाद का निजाम प्रथम जिसने सबसे पहले सहायक संधि की कब की? 1798। फिर मैसूर का शासक कौन था? कृष्ण राय, 1799। तंजौर का शासक सादत अली खान जिसका दूसरा नाम है सरफरोजी द्वितीय, कब? 1799। और फिर 1802 के अंदर संधि की किसने? बाजीराव द्वितीय। फिर आगे अपने चर्चा की गोद निषेध प्रथा। गोद निषेध प्रथा कौन लेकर आया था भारत में? डलहौजी। भारत में रेलवे का जनक भी कौन था? डलहौजी। अब डलहौजी के इस नीति को जो है वो अन्य नाम दिए गए कौन कौन से? हड़प की नीति, और इसी को नाम दिया गया वेपनगत की नीति। इंग्लिश में क्या नाम बोलेगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तहत हड़पी गई पहली रियासत कौन सी? सतारा, 1848। जैतपुर संबलपुर 1849, झांसी 1853, नागपुर 1854 और उदयपुर 1852। लेकिन उदयपुर किस में आता था? मध्य प्रदेश। किस में? मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत कह सकते हैं अपने। अब इसके बाद में अपने आगे और बात करते हैं भी राजनीतिक कारण अन्य कौन कौन से रहे, जिनमें अगर अपनी बात करें तो ये जो अपने अभी चर्चा करके गए थे भी बाजीराव द्वितीय है। बाजीराव द्वितीय ने जो है वो अंग्रेजों के साथ में एक संधि की थी, सहायक संधि। और इस संधि के बाद में अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय जो है इसके ऊपर दबाव बनाते रहे अंग्रेज, और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर के जो है इस मराठा पेशवा के पद को ही अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। याद रखना ये क्या था? एक मराठा पेशवा, और इसके पद को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तथा इसकी जितनी भी जागीर थी उस जागीर को जो है वो अंग्रेजों ने हड़प लिया, और इसकी जितनी भी इसको पेंशन आती थी अंग्रेजों की तरफ से वो भी पेंशन देनी बंद कर दी। तो ये जो अंग्रेज है धीरे धीरे करके भारतीय राजनीति में जैसे जैसे हस्तक्षेप करते गए वैसे वैसे भारतीय राजाओं के साथ साथ भारतीय जनता का भी असंतोष अंग्रेजों के प्रति बढ़ता गया। अब इसके अलावा और अगर अपनी चर्चा करते हैं तो भारत के इस समय शासक कौन थे? अपने नाम पड़ा है बहादुर शाह द्वितीय। क्या नाम है? बहादुर शाह द्वितीय। याद रखना डलहौजी जो है, डलहौजी ने एक आदेश निकाला था 1853-54 के अंदर। इस आदेश के तहत कहा गया था भी बहादुर शाह द्वितीय का जो सम्राट का जो पद है ना, इस सम्राट के पद को हम लोग क्या कर रहे हैं? समाप्त करें। मतलब सम्राट की जो पदवी है वो बहादुर शाह द्वितीय से इन लोगों ने छीन ली, और सम्राट की पदवी छीनने के साथ साथ में एक आदेश निकाल दिया भी बहादुर शाह द्वितीय आज के बाद में भारत का सम्राट नहीं रहेगा। सम्राट नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है भी जो शासक का जो राज्य क्षेत्र है उस राज्य क्षेत्र के अंदर भी अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके कब्जा करना शुरू कर दिया, और इसकी जो रेजिडेंसी थी जहां पर ये लोग निवास करते थे, जिनका मुख्य जो स्थान था वो था लाल किला। अपने सिलेबस के अंदर है मुगलों की स्थापत्य कला, जिसमें अपने चर्चा करेंगे। लाल किला जो है वो बनवाया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। 1658 के अंदर ये बनकर के लगभग पूरा हुआ था। तो शाहजहां को जब अपने पढ़ेंगे तो वहां पर लाल किले की चर्चा आएगी। शाहजहां के बाद में जितने भी मुगल शासक आए उनका जो निवास स्थान रहा था वो कौन सा था? लाल किला, जहां से ये शासन चलाते थे दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम में दरबार लगता था और दीवाने खास जहां पर ये लोग रहते थे। तो इसको आदेश दिया भी तू लाल किला खाली करेगा, और लाल किला खाली करके उसको जो है वो कुतुब मीनार में रहने के आदेश दे दिए। और ये कुतुब मीनार जो था उसके बारे में अपने पढ़ते हैं भी इस कुतुब मीनार का निर्माण 1210 से 15 के आसपास हुआ था, जो पुराना खंडर बन चुका था। अब आदेश दे दिया भी लाल किला खाली करो और किस में चले जाओ? कुतुब मीनार में। जो भारतीय जो यानी कि जनता थी उसको ये चीजें पसंद नहीं थी। आगे और अगर अपनी बात करते हैं तो मद्रास के अलावा अगर अपनी बात करें तो तंजौर। कौन सा? तंजौर और जो मैसूर के नवाब थे। कहां के नवाब थे? मैसूर के नवाब। इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है अपने को, थोड़ी सी जनरल नॉलेज अपने को होनी चाहिए भी। मैसूर, मद्रास और जो तंजौर के नवाब थे, इन नवाबों की जितनी भी उपाधियां थी ये सारी की सारी उपाधियां अंग्रेजों ने जब्त कर ली, और इनके जो पद थे इनके पदों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब इसके बाद में अपने और चर्चा करते हैं तो अंग्रेजों ने जो अवध का शासक है, अवध का शासक जिसका नाम है वाजिद अली शाह। क्या नाम है? वाजिद अली शाह। इस वाजिद अली शाह के ऊपर अंग्रेजों ने आरोप लगाया भी तेरा शासन जो है वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा। मतलब आरोप किसका लगा दिया? कुशासन का।
और जितना भी अवध का क्षेत्र था उसको अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। अब देखो, एक इससे पहले अपनी चर्चा करके गए थे भी पील कमीशन की रिपोर्ट जब तक नहीं आई थी तब तक भारतीय सेना के अंदर भारतीय और अंग्रेजों का जो अनुपात था वो था 5:1। क्या बता रहा हूं मैं आपको भी, जैसे ही क्रांति समाप्त होगी तो एक पील कमीशन के नाम से आयोग बैठेगा और वो आयोग कहेगा भी भारतीय सैनिकों की संख्या सेना में घटा दी जाए। तो इस क्रांति से पहले जो भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात था वो कितना था? 5:1, जिनमें सबसे ज्यादा जो सैनिक आते थे वो कहां से थे? अवध से। अब क्या हुआ कि जब वाजिद अली शाह के ऊपर आरोप लगाया गया भी तेरा शासन ठीक तरीके से नहीं चल रहा, तब वाजिद अली शाह ने अपने समर्थन में जनता को एकत्रित किया और इसने कहा भी इस जनता के मुंह से आप ये कहलवा दो भी मेरा शासन ठीक तरीके से नहीं चल रहा। तो जनता जो है वो वाजिद अली शाह के समर्थन में घरों से बाहर निकली। अब क्या है कि अंग्रेजों ने इस जनता को दबाने के लिए इनके ऊपर जो है अत्याचार किए और ये जो अत्याचार हैं, इन अत्याचारों की सूचना इन लोगों के बेटों तक पहुंची जो बेटे सेना में अंग्रेजों के लिए जो सेवा दे रहे थे। तो कुल मिलाकर के अगर अपनी बात करें तो सबसे ज्यादा जो सेना में भर्ती युवक थे वो कहां से थे? अवध से। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। अब क्या ये कुछ जो कारण रहे, ये सारे के सारे जो कारण थे वो ये थे कि अंग्रेज जो है वो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहते हैं जो भारतीयों को पसंद नहीं आई। कौन कौन सी बातें हैं जिनमें अपने लॉर्ड वेलेस्ली की कौन सी संधि पढ़ी? सहायक संधि। गोद निषेध प्रथा कौन लेकर आया? डलहौजी। कैसी कौन कौन सी रियासतें थी? सारी अपने चर्चा की। फिर इसके बाद में अपने कुछ राजनीतिक कारण और पढ़े। कौन कौन से? बाजीराव द्वितीय का मराठा का पेशवा का जो पद था उसको जब्त करना, जागीर जब्त करना और पेंशन बंद कर देना। और सुनो, बहादुर शाह द्वितीय सम्राट के पद से हटाना और लाल किला छोड़कर के कुतुब मीनार में रहने के आदेश पारित करना और मद्रास, तंजौर और मैसूर के नवाबों की उपाधियां समाप्त करना। इसके बाद में अवध के वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजों ने उसके पद को हटा दिया। अब ये जो सारे कारण थे वो कौन कौन से कारण थे? तो कौन से कारण पड़े? अपने राजनीतिक कारण, जो पेपर में सीधी लाइन छपेगी इसमें भी 1857 की क्रांति के कौन से राजनीतिक कारण नहीं थे या कौन से राजनीतिक कारण थे। ठीक है, फिर इसके बाद में अपनी चर्चा करते हैं। दूसरी बात आती है भी इस क्रांति के होने के पीछे जो धार्मिक कारण थे वो कौन कौन से थे। धार्मिक कारण के साथ साथ में अपने पढ़ लेंगे कौन से कारण, सामाजिक कारण कौन कौन से थे। तो थोड़ा सा सुनना आप लोग। देखो, अंग्रेजों ने भारतीय धर्म में या भारतीय समाज में जो सुधार करने चाहे वो सुधार भारतीयों को पसंद नहीं आए, क्योंकि रूढ़िवादी जो भारतीय थे या जो भारतीय धर्मगुरु थे, इन धर्मगुरुओं ने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ धीरे धीरे करके भड़काना शुरू कर दिया। ठीक है, और इन्होंने सोचा भी अंग्रेज हमारे धर्म के ऊपर आघात कर रहे हैं और हमारे धर्म को जो ये लोग नष्ट करना चाहते हैं। जिनमें कौन कौन से सुधार किए थे? कई बार ये समाज सुधार के अंदर अपने वैसे जो है यानी कि एक समाज सुधार के नाम से अपने एक टॉपिक भी है सिलेबस के अंदर, पूरी चर्चा वहां पर करेंगे। एक बार मैं आपको जो है बता देता हूं यहाँ पर। देखो, सामाजिक या धार्मिक जो है वो कुठाराघात कैसे थे, जिनमें अगर अपनी बात करें तो महत्वपूर्ण बात यह है भी 1813 के अंदर अंग्रेजों ने एक एक्ट लागू किया था भारत में जिसका नाम है चार्टर एक्ट 1813। वैसे चार्टर एक्ट कई सारे आए हैं भारतीय इतिहास में, जिसमें महत्वपूर्ण जो चार्टर एक्ट है वो कौन सा है? 1813। 1813 के चार्टर एक्ट में अंग्रेजों ने जो ईसाई मिशनरी है, कौन से? ईसाई मिशनरी, एक शब्द लिखा है कौन सा? ईसाई मिशनरी। इनको जो है भारत में आने के लिए इन्होंने जो है वो आमंत्रित किया। भी जितने भी ईसाई मिशनरी हैं इनको भारत में आने के लिए अंग्रेजों ने आमंत्रित किया। कौन से एक्ट के माध्यम से? 1813 का चार्टर एक्ट। अब एक देखो शब्द क्या लगा है यहाँ पर, ईसाई मशीनरी या मिशनरी? मिशनरी। तो ये लोग क्या है कि ईसाई धर्म के जो है वो अपने कह सकते हैं भी फादर थे। ठीक है, और इन लोगों का काम ही ये था कि जगह जगह पर घूम करके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब इन लोगों को भारत में आने के लिए जो आमंत्रित कर लिया किस एक्ट के माध्यम से? 1813 का चार्टर एक्ट। लाइन यही आएगी भी ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन किस एक्ट से हुआ था? 1813 का चार्टर एक्ट। अब ये ईसाई मिशनरी जब भारत में आते हैं तो इन्होंने खुले मंचों पर जाकर के जो है वो भारतीय देवी देवताओं को गालियां निकालनी शुरू कर दी। जो भारत में धर्म की जो बातें चलती थी उनके ऊपर इन्होंने कुठाराघात किए और इन्होंने कहा था कि हमें ईसा मसीह ने भारत का जो साम्राज्य है वो एक प्रकार से उपहार में दिया है और ईसा मसीह ये चाहते हैं
भी हम लोग उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक जो है वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें और एक एक व्यक्ति को हम ईसाई धर्म धारण करवाएंगे। ये जो बातें हैं वो यानी कि जो हिंदू लोग थे या मुस्लिम लोग थे, जैन थे, सिख थे, ईसाई थे, इन लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आई। यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में होने लग गया और ये जो चीजें हैं वो यानी कि अपने धर्म पर कुठाराघात थी। फिर अगर अपनी आगे और बात करते हैं तो 1856 के अंदर अंग्रेजों ने एक अधिनियम जारी किया जिसका नाम है धार्मिक नियोग्यता अधिनियम। क्या नाम है? धार्मिक नियोग्यता अधिनियम। लाइन यही आएगी भी, बताइए धार्मिक नियोग्यता अधिनियम कब आया था? तो कब आया था, कब बताएंगे अपने? 1856। दोबारा से देखिए, चार्टर एक्ट कब आया था? 1813। चार्टर एक्ट और भी बहुत सारे आए, लेकिन लाइन ये आएगी भी ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट में हुआ? 1813। अब ये धार्मिक नियोग्यता अधिनियम कब आया? 1856। लाइन यही आएगी, लेकिन अपने को पता होना चाहिए भी धार्मिक नियोग्यता अधिनियम क्या था। अब इस अधिनियम के अंतर्गत क्या था कि अंग्रेजों ने भारत में जो एक आदेश जारी कर दिया भी अगर कोई भी भारतीय ईसाई धर्म धारण करेगा तो ही उसको उसकी पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलेगा। दोबारा से सुन लीजिए क्या क्या कह रहा हूं मैं आपको भी, अगर कोई हिंदू, मुस्लिम या जैन, सिख जो भी हैं, अगर ईसाई धर्म धारण करोगे तो ही आपको पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलेगा। अगर आप ईसाई धर्म धारण नहीं करोगे तो आपको अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। अब एक बात देखो भी, एक बात इन्होंने ला के छोड़ दी भी, संपत्ति आपको पिता की कब मिलेगी? जब आप लोग ईसाई धर्म धारण करोगे। और अगर आप लोग ईसाई धर्म धारण नहीं करोगे तो आपके ऊपर टैक्स जो है वो लगेंगे, उसके अलावा आपको पिता की संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। तो लाइन ये आएगी भी धार्मिक नियोग्यता अधिनियम भारत में कब आया था? 1856। ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन कब हुआ था? 1853। अब आगे और सुनो, अंग्रेजों ने जो है वो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। कौन सी प्रथा पर? सती प्रथा पर क्या लगा दी अंग्रेजों ने? रोक। लाइन आएगी भी सती प्रथा को भारत में निषेध कब किया गया? 1829। किसने रोक लगवाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इन्होंने आदेश पारित किया 1829 में, जिसमें मुख्य रूप से जो योगदान रहा था रोकवाने में वो किसका रहा था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। क्योंकि अगर अपनी बात करें सती प्रथा की तो सती प्रथा के प्राचीनतम अभिलेख अपने को जानकारी के जो स्रोत हैं, जिनमें अगर अपनी बात करें तो सबसे प्राचीनतम स्रोत मिलता है एरण का अभिलेख। पढ़ा होगा आपने। एरण अभिलेख में बताया गया कोई भानुगुप्त नाम का एक शासक था और इसके काल में हूणों का आक्रमण हुआ था और उन हूणों के खिलाफ लड़ते हुए एक गोपराज नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसी गोपराज के पीछे जो है उसकी पत्नी जो है वो सती हुई थी। तो कुल मिला के जब से 510 ईस्वी से भारत में चली आ रही है जो कुप्रथा है, इसके ऊपर जब अंग्रेजों ने रोक लगाई तो लोग जो है वो इसके खिलाफ हुए। इसके अलावा अगर अपनी बात करते हैं तो बात आएगी भी, बताइए भारत में दास प्रथा पर रोक कब लगी थी? तो दास प्रथा पर रोक कब लगी थी? 1842 1843। और दास प्रथा के ऊपर रोक लगाने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड एलिनबरो। कौन था? बोलो। लॉर्ड एलिनबरो। याद रखना, दोबारा से रिकॉल करते हैं। सती प्रथा पर रोक कब लगी थी? 1829। किसने रोक लगवाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दास प्रथा पर रोक कब लगी? 1842 1843। रोक किसने लगवाई? लॉर्ड एलिनबरो। फिर अपनी बात करते हैं तो विधवा पुनर्विवाह को अंग्रेजों ने जो है वो प्रोत्साहित किया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह है और ये जो आदेश निकाला गया वो कब निकाला गया? 1856। और इस आदेश को पारित किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग। याद रखना, इस आदेश को किसने पारित किया था? लॉर्ड कैनिंग। और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये जो प्रथाएं हैं, इन प्रथाओं पर जब अंग्रेजों ने रोक लगाई तो भारतीयों के मन में असंतोष की भावनाएं आई। दोबारा से रिपीट करिए, धार्मिक और सामाजिक कारण, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं परंतु मुख्य मुख्य यहाँ पर चर्चा की अपने। चार्टर एक्ट कब आया था? 1813। क्या बात कही गई? ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन। 1856 में कौन सा अधिनियम है? धार्मिक नियोग्यता अधिनियम। सती प्रथा पर रोक 1829। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1842-43 के अंदर जो है वो कौन सी प्रथा पर रोक लगी? दास प्रथा पर। और किसने रोक लगवाई? लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो। विधवा पुनर्विवाह पर रोक 1856। विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया 1856। किसने? लॉर्ड कैनिंग। योगदान किसने दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
और भी बहुत सारी प्रथाएं हैं जिनमें आपने समाधि प्रथा पढ़ी होगी, डाकन प्रथा पढ़ी होगी, ठीक है। बहुत सारी प्रथाएं थी जिनमें मुख्य मुख्य यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अपनी बात करते हैं, अगला जो कारण है वो है कौन सा कारण है? आर्थिक कारण। कौन सा कारण है? आर्थिक कारण। अपने दो कारण इससे पहले पढ़ लिए, एक तो कौन सा पढ़ा था? राजनीतिक कारण। दूसरा कारण पढ़ा अपने सामाजिक और धार्मिक कारण। नेक्स्ट अपनी चर्चा करेंगे किसकी? आर्थिक कारण। अब एक बात आती है कि अंग्रेजों ने भारतीयों की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के लिए सबसे पहले किस मुद्दे के ऊपर जो है वो चोट की थी? अंग्रेजों ने भारतीयों की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के लिए सबसे पहले किस विषय के ऊपर जो है वो चोट की थी? क्वेश्चन आएगा ये, बिल्कुल बेसिक सा है, चलो मैं आप लोगों से ही पूछ लेता हूं। सबसे पहले इन्होंने भारतीय मार्केट में जब प्रवेश किया था तो सबसे पहले किस चीज को, भारत की जो मार्केट है उसकी किस चीज को जो है वो नष्ट करने का प्रयास किया था? सोच के बता दीजिए, कोई बात नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी का आपने पढ़ा होगा भी, जब भारत में आगमन हुआ था, सर टॉमस रो, नाम है सर टॉमस रो, 10 जनवरी 1615 जहांगीर से मुलाकात करता है। कहां पर? अजमेर में। और यहां पर क्या है कि उसका उद्देश्य था मुलाकात का कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक क्षेत्र है उसको भारत में लेकर आना चाहता था, और भारत में व्यापार करने के अधिकार को जो है उसने जहांगीर से मंजूर करवाया। और उसने कहा कि हम लोग व्यापारी कंपनी के लोग हैं और हम लोग भारत में व्यापार करना चाहते हैं। और जहांगीर ने जो है वो टैक्स वगैरह लेने के चक्कर में जो इन लोगों को व्यापार करने की भारत में अनुमति दे दी। और ये लोग जब भारतीय मार्केट में आए तो इन्होंने जो है वो सबसे पहले समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों के अंदर अपनी धीरे धीरे करके मार्केट जो है वो बनानी शुरू की। और इन्होंने देखा कि बंगाल जो है, बंगाल आज का जो बंगाल है उससे वो जो आज अपनी बात करते हैं ना, बंगाल शब्द लेते हैं, जिससे बिहार भी निकला है, पश्चिमी बंगाल भी निकला है, बांग्लादेश भी निकला है, और कुछ ना कुछ क्षेत्र झारखंड का भी उस समय बंगाल में आता था। और बंगाल को उस समय जो है वो भारत का स्वर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत का स्वर्ग। किसे कहा जाता था? बंगाल को। और इन्होंने जब सबसे पहले भारतीय मार्केट में अपनी जो है वो एंट्री की तो उस समय इन्होंने देखा कि भारत के अंदर जो बिक रहे उत्पाद हैं उनमें सबसे ज्यादा जो उत्पाद थे वो किसके थे? हस्तकला के। और आपने वो लाइनें भी पढ़ी होगी, बंगाल से बनने वाली जो साड़ियां थी वो एक अंगूठी के अंदर से जो 10 मीटर की साड़ी को निकाला जा सकता था। इतनी मुलायम जो साड़ियां हैं वो बंगाल में बनती थी उस समय। तो कुल मिला के बात यह है भी, बंगाल का जो हस्तकला का जो उद्योग है वो बहुत ही ज्यादा विकसित था। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है वो इसी हस्तकला के ऊपर चोट मारी थी और धीरे धीरे करके इन्होंने जो मार्केट के ऊपर एकाधिकार स्थापित किया। इन्होंने अपने उत्पादों को जो है वो भारतीय उत्पादों से कम दामों में बेचना शुरू किया, जिसके कारण थोड़े ही समय के बाद में ये जो हस्तकला करने वाले जो कलाकार थे इन्होंने अपने व्यवसाय जो है वो पुश्तैनी व्यवसाय जो है वो छोड़ दिए, बंद कर दिए। और जब अंग्रेजों को पता लगने लग गया भी अब हमारा मार्केट में कोई कंपटीटर नहीं है, तो तब उन्होंने धीरे धीरे करके अपने दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। ये कहानी जो है वो शुरू हुई थी 1620 के आसपास, और ये इनके जो दामों की जो चरम सीमा थी वो पहुंच चुकी थी 1850 के आसपास। और इस चीज के खिलाफ भी लोग आए थे, क्योंकि लोग जो थे वो धीरे धीरे करके जो है वो गरीबी की कगार पर आ गए। आगे देखो, अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ बातें और भी आती हैं जिनमें आपने पढ़ा होगा, एक व्यवस्था आई थी स्थायी बंदोबस्त। इससे क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर भी, स्थायी बंदोबस्त को भारत में किसने लागू किया था? तो अपने को नाम याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपने पढ़ा होगा भी स्थायी बंदोबस्त क्या है? तो ये एक प्रकार से जो किसान है, किसानों से टैक्स वगैरह लेने के लिए जो 3 प्रकार के बंदोबस्त शुरू हुए थे। एक आपने नाम सुना होगा रैयतवाड़ी। क्या नाम है? रैयतवाड़ी। और एक नाम आता है महलवाड़ी। दोबारा से बोलना, तीनों नाम कौन कौन से? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। एक बार और बोलो, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। क्वेश्चन सीधा सा इनमें से यही आएगा भी, स्थायी बंदोबस्त को भारत में कौन लेकर आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी की जो प्रक्रिया है वो शुरू की थी टॉमस मुनरो ने। किसने? टॉमस मुनरो। जबकि महलवाड़ी को लेकर आया था होल्ट मैकेंजी। कौन लेकर आया था? होल्ट मैकेंजी। दोबारा से बताइए मुझे, स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी का जनक कौन है? टॉमस मुनरो। क्या नाम है? टॉमस मुनरो। महलवाड़ी कौन लेकर आया? होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी।
अब अगर अपनी बात करें आगे और, तो आर्थिक कारणों के अंदर ये एक बात और आती है भी इनाम कमीशन है। ये काफी बड़े टॉपिक हैं। देखो मैं यहाँ पर आपको एकदम टॉपिक के संदर्भ में ही बातें बता रहा हूं, ये जब बातें आएगी तो अपने आगे इनकी चर्चा करेंगे भी ये क्या चीजें थी। ठीक है, एक बार ये जो आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा सारा का सारा सिस्टम। आप ये समझना भी भू राजस्व एकत्रित करने की 3 पद्धतियां थी। कौन कौन सी? स्थायी बंदोबस्त जो 1793 के अंदर जो है वो लागू की थी कार्नवालिस ने, और एक थी रेतवाड़ी टॉमस मुनरो, और महलवाड़ी होल्ट मैकेंजी। चर्चा करेंगे आगे अपने इनकी। इनाम कमीशन, कौन सा कमीशन है? इनाम। देखो अंग्रेजों ने कमीशन बिठाया था भारत के अंदर, नाम है जिसका इनाम कमीशन, और इसने जितने भी जो डिफाल्टर किसान थे उन किसानों की इसने लिस्ट बनानी थी एक। अब क्या था कि जो इनाम कमीशन को जब बिठाया गया तो इनाम कमीशन ने जो है वो भारत के अंदर जो जितने भी अपने कह सकते हैं जमींदार थे, इन जमींदारों की लिस्ट बनाई, और लिस्ट बना के इसने अपनी तरफ से फर्जी जो है वो लिस्ट बना के दे दी, और इसने कहा भी 20,000 जागीरें ऐसी है। कितनी जागीरें बता रहा हूं आपको? 20,000 जागीरें ऐसी हैं जिनकी जागीरदारों के द्वारा जो है वो सही वक्त पर सही लगान हम लोगों को नहीं दिया जा रहा। कुल मिलाकर के इनाम कमीशन की सिफारिश पर कितनी जागीरें अंग्रेजों ने हड़प ली थी? तो कितनी जागीरें बताएंगे अपने? 20,000। कितनी? 20,000। याद रखना 20,000 जागीरें हड़पी गई थी किस कमीशन की सिफारिश पर? इनाम कमीशन। ये कुल मिलाकर के जो कौन से कारण इस क्रांति के माने जाते हैं? आर्थिक कारण। अब इसके बाद में अपने 2 महत्वपूर्ण कारक और पढ़ेंगे, जिनमें आप लोगों ने एक कारण तो पढ़ा होगा सैनिक कारण। कौन सा? सैनिक कारण। और एक कारण इस क्रांति का आता है, अपने पढ़ते हैं तात्कालिक कारण। कौन सा कारण? तात्कालिक कारण। कई बार यहां से जो सीधी सीधी सी लाइनें उठती हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि पील कमीशन, एक कमीशन का नाम लिया था मैंने शुरू में। कौन सा कमीशन है? पील कमीशन। और इस पील कमीशन को लागू किया गया था 1858 की इलाहाबाद घोषणा के बाद। इलाहाबाद घोषणा के बाद। अब ये क्या थी? तो ये भी अपने आगे जो है सारी चर्चा आएगी इसकी भी। पील कमीशन आयोग की जो सिफारिश है वो कब ली गई थी? 1858 की इलाहाबाद घोषणा के बाद। इस पील कमीशन आयोग से पहले भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात सेना में क्या था? 5:1। और इस कमीशन की सिफारिश के बाद में जो ये अनुपात क्या कर दिया गया? 2:1। पहले 5 भारतीयों पर 1 अंग्रेज, और बाद में 2 भारतीयों पर 1 अंग्रेज। इस क्रांति का एक मुख्य सैनिक कारण यही था कि अब जो भारतीय सैनिक है वो ये मानते हैं भी हम लोग अंग्रेजों से संख्या में ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है वो इन लोगों को मोटिवेट कर रही थी, प्रेरणा दे रही थी भी हम लोग 5 भारतीय मिलकर के 1 अंग्रेज को कभी भी मार लेंगे और भारत को जो है स्वतंत्र करवाएंगे। कुल मिला के ये एक अच्छा सैनिक कारण था। फिर अपनी बात करते हैं तो अंग्रेजों ने जो है भारतीय सैनिकों के ऊपर एक आदेश जारी किया भी जो है वो नियम और कानून के तहत कोई भी भारतीय जो है वो दाढ़ी और मूंछ नहीं रखेगा, और अपना जो जातीय चिन्ह है, जातीय चिन्ह मतलब जो ब्राह्मण लोग थे वो अपने माथे के ऊपर जातीय चिन्ह लगाते थे, और ये जातीय चिन्ह लगाने से भी अंग्रेजों ने मना कर दिया भी कोई भारतीय दाढ़ी मूंछ नहीं रखेगा, कोई सैनिक दाढ़ी मूंछ नहीं रखेगा, और कोई जातीय चिन्ह धारण नहीं करेगा। इसके अलावा अंग्रेजों ने जो है वो समय समय पर भारतीयों को समुद्र पार सेवा देने के लिए जो है वो एक प्रकार से अपने कह सकते हैं दबाया था भी आप लोगों को समुद्र पार सेवा देने जाना ही पड़ेगा, और जबरन इनको भेज दिया जाता था। और समुद्र पार सेवा देने को जो है वो भारतीय अपने धर्म के खिलाफ मानते थे, और ये माना जाता था भी जो व्यक्ति समुद्र पार सेवा देता है उसका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाता है। तो कुल मिला के ये जो कारण थे वो कैसे कारण माने जाते हैं? सैनिक कारण। इसके अलावा मैंने आपको एक बात और बताई थी भी सर्वाधिक जो सेना में सैनिक थे वो कहां से थे? अवध से। और अवध का शासक था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को जब इसके पद से हटाया गया तो ये जो अवध के सैनिक थे ये धीरे धीरे भड़क उठे। फिर अपनी बात करते हैं अगला कारण कौन सा है? तात्कालिक कारण, जो कि इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी माना जाता है। तात्कालिक कारण में अपने पढ़ते हैं भी दिसंबर 1856 तक, दिसंबर 1856 तक जो है वो अंग्रेज जो भारतीय सैनिक हैं उनके पास में अंग्रेजों ने एक बंदूक दे रखी है जिसका नाम है ब्राउन बेस। क्या नाम है? ब्राउन बेस बंदूक। यानी कि जो पहले से चली आ रही बंदूक है उसका नाम क्या है? ब्राउन बेस बंदूक। और जनवरी 1857 के अंदर अंग्रेजी सैनिकों ने जो है वो एक नया प्रयोग किया और एक नई बंदूक भारतीयों को दी जिसका नाम है एनफील्ड राइफल। क्या नाम है?
एनफील्ड राइफल। अब ये जो एनफील्ड राइफल है और ब्राउन बेस क्या है, इसके बारे में सब्जेक्ट जब अपने पढ़ते हैं तो इसके कारखाने वगैरह भी वहां पर कई बार भी पेपर में पूछे जाते हैं। भी ब्राउन बेस के कारखाने कौन कौन से भारत में थे, एनफील्ड राइफल को सबसे पहले कहां पर जो है बनाया गया भारत में, लेकिन अपने नहीं पूछेगा वो, आप लोगों को याद रखना है। भी पहले जो बंदूक थी वो कौन सी थी, ब्राउन बेस। नया प्रयोग करते हुए कौन सी बंदूक दे दी, एनफील्ड राइफल। ब्राउन बेस बंदूक में क्या होता था कि गोली की जगह पर इसमें बारूद डलता था, गोली की जगह पर बारूद। और बारूद जब ये सैनिक अपने साथ में लेके जाते युद्ध लड़ने के लिए, तो बीच में समुद्र भी आता, नमी आती, कोहरा आता, वर्षा आती, जिसके कारण जो ये बारूद मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं बनता। क्योंकि अगर अपनी बात करें बारूद के भीगने के बाद में क्या होता है, मिट्टी होती है, चलता ही नहीं था ये। तब अंग्रेजी सैनिकों ने एक नया प्रयोग करते हुए एनफील्ड राइफल थी जिसमें एक गोली डलती थी, और ये गोली जो है इसको चमड़े के बॉक्स के अंदर डाला हुआ होता था, और इस चमड़े के बॉक्स को खोलने के लिए जो मुंह का प्रयोग करना पड़ता था। तो भारतीय धर्मगुरुओं ने ये अफवाह फैलाई भी ये जो एनफील्ड राइफल है इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। किसकी, गाय और सुअर। देखो दो ही पशु इन लोगों ने बताए लोगों को, गाय और सुअर, क्योंकि हिंदू के लिए पवित्र क्या है, गाय, और मुस्लिम के लिए पवित्र सुअर। और सबसे ज्यादा अगर अपनी बात करें सेना में 95% जो लोग थे वो दो ही धर्मों के थे, हिंदू और मुस्लिम, बाकी ईसाई थे, अंग्रेज थे। ठीक है, अब क्या भड़काने के लिए ये कहा गया भी गाय और सुअर की क्या लगी हुई है इसमें, चर्बी। अब क्या किया गया कि ये जो एनफील्ड राइफल का प्रयोग है, जब ये प्रयोग शुरू हुआ तो अंग्रेजी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को जो है वो एक प्रकार से प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम चलाए। और जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूं भी आज अपने जो भारत का नक्शा पढ़ते हैं वो ऐसा नक्शा जो है उस समय नहीं था, और ये पूरा एरिया किसमें आया करता था उस समय, बंगाल में। आज ये जो बांग्लादेश है ये उस समय किसका भाग था, ये किसका भाग था उस समय, बंगाल का। इसको पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता था, बंगाल। अब अपनी बात करें आगे, और तो जो अंग्रेजी सैनिक है, अंग्रेजी सैनिकों के खिलाफ इस एनफील्ड राइफल के प्रयोग को सबसे पहले जो है वो मना कर दिया। यहां पर एक छावनी है दमदम, याद रखना कौन सी छावनी, दमदम छावनी। और इन सैनिकों ने मना कर दिया किस महीने के अंदर, जनवरी में। जब ये सैनिकों को ये बंदूक दी गई तो इन्होंने कहा भी हम तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या है कि समझा बुझा करके इनको यहाँ पर शांत कर दिया। दमदम का ज्यादातर किताबों के अंदर उल्लेख ही नहीं है, याद रखना बहुत ही कम किताबें हैं सब्जेक्ट की जिनके अंदर दमदम छावनी का उल्लेख है, ज्यादातर उल्लेख नहीं मिलता। अब दमदम की जो बात है वो यहाँ पर आगे अगले ही महीने जो है वो ये चर्चा चली अगली छावनी के अंदर, और ये छावनी है बरहामपुर छावनी। कौन सी छावनी, याद रखोगे नाम, ये कौन सी छावनी है, बरहामपुर। और ये जो है यहाँ पर विद्रोह कब हुआ था, 1857। अब क्या है कि ये भी एक छोटा सा जो है वो एक असंतोष था अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को भी समझा बुझा करके शांत कर दिया। अब अगली जो घटना घटती है, मुख्य घटना, वो घटती है बेरकपुर छावनी में। कौन सी छावनी बता रहा हूं, बेरकपुर छावनी। याद रखना क्या नाम है, बेरकपुर छावनी। और बेरकपुर छावनी की जो 34वीं टुकड़ी है, कौन सी टुकड़ी, 34वीं। जब इस 34वीं टुकड़ी को यहाँ पर जो है वो एक प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा रहा था, तो इसी 34वीं टुकड़ी का एक सैनिक है, नाम है जिसका मंगल पांडे, मंगल पांडे। और ये जो तारीख है वो आपको याद रखनी है, कौन सी, 29 मार्च 1857। सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था भी आप ये बंदूक इस प्रकार से यूज करोगे। तो मंगल पांडे नामक जो सैनिक है उसने मना कर दिया भी हम तो इस बंदूक का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपने जो चमड़ा लगाया है वो गाय का चमड़ा है, और हिंदू की एक मान्यता है भी हम लोग इसके इस चमड़े के मुंह हम लोग नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले बैरकपुर छावनी का जो विद्रोही नेता था वो कौन था, मंगल पांडे। अब क्या था कि जब मंगल पांडे ने ये जो विद्रोह के सवर निकाले, तो यहाँ पर दो अंग्रेज अधिकारी है जिसमें एक का नाम है लेफ्टिनेंट बाग, क्या नाम है, लेफ्टिनेंट बाग, और एक का नाम आपको याद रखना है सार्जेंट ह्यूरसन, सार्जेंट ह्यूरसन। इन दोनों ने क्या किया कि मंगल पांडे के साथ में बुरा व्यवहार करते हुए इसकी पिटाई की। तो बदले में मंगल पांडे ने भी इनकी पिटाई की, और उल्लेख मिलता है भी बंदूक की नोक से मंगल पांडे ने इन दोनों की क्या कर दी, हत्या। अब क्या है कि अंग्रेजों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया और मंगल पांडे पर मुकदमा चलाया। मुकदमा चला करके ठीक 8-9 दिन के बाद में ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई, फांसी। और जब ये फांसी मंगल पांडे को लगी तो इस बात की जो सूचना है वो पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। ठीक है,
अब जो भारतीय सैनिक है उनको मौका मिल गया भी हम लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएं। याद रखना, दोबारा से रिकॉल करते हैं अपने भी, इस क्रांति की जो शुरुआत है वो हमने देख ली भी कहां से हुई है, मंगल पांडे से। अब इसके बैकग्राउंड के अंदर एक बात और भी आती है, सुनना। वो बात क्या है कि हमने एक बात पढ़ी थी इससे पहले राजनीतिक कारण में भी, सतारा जो है, सतारा से हटाए गए कौन थे? रंगोजी बापू। रंगोजी बापू। हमने पढ़ा था भी गोद निषेध प्रथा। गोद निषेध प्रथा में पहली रियासत कौन सी हड़पी गई थी? सतारा। और सतारा से हटाए कौन गए थे? रंगोजी बापू। रंगोजी बापू। और इधर से अगर अपनी बात करते हैं तो एक नाम आता है पेशवा। पेशवा हमने पढ़ा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने जो है वो इसके पद से हटा दिया। बाजीराव द्वितीय भी अपना एक अगला शासक बनाना चाहते थे, दत्तक शासक, जिनका नाम है नाना साहब। नाना साहब जो कानपुर के विद्रोही नेता थे, अपने पढ़ेंगे, जिनका दूसरा नाम धोंदू पंत है। अब क्या है कि नाना साहब ने अपना एक व्यक्ति भेजा, अजीमुल्ला खां। क्या नाम है? ये नाम भी याद रखना है, क्या नाम है? अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां जो कि किसकी ओर से आए थे? नाना साहब, या अपने कह सकते हैं बाजीराव द्वितीय। अब क्या है कि इधर से रंगोजी बापू, इन दोनों ने मिलकर के बिठूर जो है, बिठूर कानपुर के पार पड़ता है और कई इतिहासकार कहते हैं लंदन में, इन दोनों ने मुलाकात की और क्रांति की योजना बनाई। और इन लोगों ने योजना बनाई थी भी हम लोग पूरे भारत में एक साथ जो है वो 31 मई के दिन क्रांति करेंगे। क्रांति की कौन सी तारीख निर्धारित की गई थी? 31 मई। और ये योजना का सूत्रपात करने वाले मुख्य व्यक्ति कौन थे? रंगोजी बापू। और इनके साथ में कौन थे? अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां किसके तरफ से आए थे? बाजीराव द्वितीय या नाना साहब। याद रखना, क्रांति की जो लोकेशन है उसके संदर्भ में दो मत हैं। कई इतिहासकार कहते हैं भी कानपुर के पार में जो बिठूर पड़ता है, बिठूर के अंदर ये क्रांति का जो है एक प्रकार से योजना निर्धारित की गई थी। और कईयों ने लिखा है भी इस क्रांति की योजना कहां पर बनी थी? लंदन में। कुल मिलाकर अगर अपनी बात करें तो इस घटना के बाद में जो है वो क्रांति की योजना जो है वो भारतीय इतिहास में माना जाता है 20 घटना के बाद में जो है वो क्रांति की योजना इन लोगों के द्वारा बनाई गई। दोबारा से रिकॉल करते हैं, आज जितना भी हमने पढ़ा है उस उतना एक बार मेरे साथ में रिपीट कर ले। ठीक है, देखो हमने कल जो बातें पढ़ी थी वो आज अपने रिपीट कर ली और उम्मीद करता हूं भाई वो बातें अगर पेपर में आती है तो आप लोग गलत नहीं करके आओगे। बोलो, हो जाएगी? प्लस में आपको रिटर्न नोट्स दे देंगे कल जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो अपने जो नोट्स पढ़ लेंगे आगे। देखो राजनीतिक कारणों में कौन कौन से कारण थे? 2 कारण मैंने आपको बताए। एक यहाँ पर सहायक संधि कौन लेकर आया? वेलेस्ली। और यहाँ पर हड़प की नीति या गोद निषेध प्रथा, वेपनगत की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सहायक संधि में पहली सहायक संधि किसने की? हैदराबाद। 1798 निजाम प्रथम। 1799 में कृष्ण राय कहां से था? मैसूर से। फिर 1799 में तंजौर का कौन है? सरफरोजी द्वितीय, सादत अली। और 1802 में बाजीराव द्वितीय। आगे और सुनो, गोद निषेध प्रथा लेकर कौन आया था? डलहौजी। और हड़पी गई पहली रियासत सतारा। 1848 सन याद रखना, इनके सन मैंने इसीलिए बताए हैं कि आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, 1848। जैतपुर और संबलपुर 1849। झांसी 1853। नागपुर 1854। और फिर अपने आगे चर्चा की थी अन्य राजनीतिक कारणों में बाजीराव द्वितीय का पद समाप्त करना और जागीर और पेंशन जब्त करना, बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट के पद से हटाना, लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने के आदेश देना, मद्रास, तंजौर, मैसूर के जो नवाब हैं उनकी उपाधियां और उनके पद समाप्त करना। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उसको उसकी गद्दी से हटाना। फिर धार्मिक कारण और अगले कौन से कारण थे? सामाजिक कारण। धार्मिक कारण में क्वेश्चन आएगा भी ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन किस एक्ट से हुआ था? चार्टर एक्ट 1813। धार्मिक नियोग्यता अधिनियम कब आया? 1856। सती प्रथा पर रोक 1829 किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसने लगवाई? राजा राम मोहन राय। दास प्रथा पर रोक 1842 1843 किसने लगवाई थी? लॉर्ड एलिनबरो। फिर इसके बाद में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब जारी किया गया? 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर नेक्स्ट अपने बात की थी आर्थिक कारणों में सबसे पहले चोट किस पर मारी? हस्तकला। इनाम कमीशन की सिफारिश पर कितनी जागीरें हड़पी गई? 20,000। कितनी? 20,000। स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस।
रेतवाड़ी थॉमस मुनरो, दोबारा बताना, स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस, और रेतवाड़ी थॉमस मुनरो, और महलवाड़ी होल्ट मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी। सैनिक कारणों में पील कमीशन से पहले कितना अनुपात था? 5:1। पील कमीशन के बाद में कितना अनुपात हुआ? 2:1। ठीक है, पील कमीशन का संबंध किससे है? सैनिकों से। किससे है? सैनिकों से। फिर दाढ़ी मूछ रखने पर प्रतिबंध और ये बातें अपने। तात्कालिक कारणों में 1856 दिसंबर से पहले कौन सी बंदूक? ब्राउन बेस। जनवरी में एनफील्ड राइफल, और इसमें बताया गया गाय और सुअर की चर्बी। फिर नेक्स्ट लाइन हमने पढ़ी भी, इस कारण से जो है वो सबसे पहले विद्रोह के स्वर कहां पर गूंजे? दमदम जनवरी 1857, बहरामपुर फरवरी 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857। कौन सी छावनी? 34वीं। सैनिक मंगल पांडे। दो अंग्रेज अधिकारी कौन कौन से? लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरसन, सार्जेंट ह्यूरसन। फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857। और इसके बाद में योजना जो बनी वो कहां पर? बिठूरिया, लंदन। बनाने वाले कौन थे? रंगोजी बापू। बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब के जो समीपस्थ हैं वो कौन है? अजीमुल्ला खां। कौन है? अजीमुल्ला खां। कल अपने बात करेंगे भी ये क्रांति भारत में कैसे कैसे कहां कहां पर फैली, और कौन कौन विद्रोही नेता थे, किन किन लोगों ने इसको दबाया, और फिर इसके असफलता के कारण और परिणाम पढ़ करके कल ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे।